तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? सभी को नमस्कार। जैसे कि हमने पिछली 5-6 क्लास कर चुके हैं परसेंटेज टॉपिक पे और हमारी ये क्लास रहने वाली क्लास नंबर 7। इसमें आज कुछ नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारे किस प्रकार के होंगे? इसमें हमारे क्वेश्चन होंगे इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आय से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। आय बराबर हमारा होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। जितना हम खर्च करते हैं और कितना हम सेविंग करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे परसेंटेज में पढ़ने वाले हैं। तो पिछली क्लास ने आप सबने अच्छे से किया होगा, उसी के बाद यहाँ पे आए होंगे। मुझे लगता है इस तरीके से कि आपको इसी तरीके से चलना है कि पहले पिछली क्लास पूरी कंप्लीट करके आओ, फिर उसी के बाद ही आप ये क्लास करना है आपको। यदि आप इस क्लास में डायरेक्ट आते हो तो आपको समझ में तो आ जाएगा, पर किसी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो हमारा औचित्य ये होना चाहिए कि हम उसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्त, आप क्लास देख रहे हो और तरीके से कोर्स करना चाहते हो तो फर्स्ट क्लास से उठाइए और एंड तक देखिए, फिर आप कैसे भी प्रीवियस क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम के लगा लेना, आपके सभी क्वेश्चंस आराम से इजी वे में बन जाए। ठीक है? तो हम कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारी वॉइस और वीडियो कैप्चर दोनों ठीक से आ रहे हैं। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारी क्लास होगी इनकम से रिलेटेड। इनकम बराबर क्या होता है तुम्हारा? इनकम बराबर होता है दोस्त एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। जो तुम्हारी आय होती है, आय बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है तुम्हारा खर्चा और सेविंग का मतलब होता है तुम्हारी बचत और आय का मतलब है तुम जानते हो तुम्हारी इनकम होती है। यदि आपको ये फॉर्मेट पता है तो ये मान लीजिए कि आपको ये पूरी टाइप आ गई है। बस कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हमको करते हुए चले जाना है, बाकी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। कुछ क्वेश्चंस की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही वो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेते हो, फिर आप सभी क्वेश्चंस आराम से इजी वे में बनाने लग जाओगे। अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके लिए ज़्यादा डाल रहा हूँ, तो आपको क्या करना है कि पहले तो मेरे से एक बार करने के बाद खुद से प्रैक्टिस करिए। खुद से प्रैक्टिस करने के बाद फिर कोई सी भी प्रीवियस बुक उठा लीजिए और यहाँ से हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए प्रीवियस के, ठीक है? तो इनकम बराबर होता है तुम्हारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। यदि हमारे को सेविंग निकालना होगा, यदि हमारे को सेविंग निकालना होगा तो क्या करना होगा दोस्तों? इनकम में से क्या माइनस करना होगा? एक्सपेंडिचर माइनस करना होगा। इनकम में से क्या माइनस करना होगा? एक्सपेंडिचर माइनस करना होगा। और यदि हमारे को एक्सपेंडिचर निकालना है, यदि हमारे को एक्सपेंडिचर निकालना है तो इनकम में से क्या माइनस करना होगा? हमारे को सेविंग माइनस करना होगा। बस ये आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में ये साइड में रहना चाहिए, ठीक है? तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। यदि सेविंग निकालना है तो इनकम में से क्या निकालना होगा? हमारे को एक्सपेंडिचर निकालना होगा। और एक्सपेंडिचर निकालना है तो इनकम में से क्या निकालना होगा? हमारे को सेविंग निकालना है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहले मैं फाइल अपलोड कर लेता हूँ, एक बार रुकिए ना। स्टार्ट पेज, ये रहा तुम्हारा स्टार्ट पेज। परसेंटेज दोनों ही तरीके की आपको पीडीएफ प्रोवाइड होती है टेलीग्राम चैनल पे, MSR बाय सूरज राजौरिया पे। सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन दोनों ही तरह की पीडीएफ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे, पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन मत करिए। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि आप यहाँ पे सीधा ही आ जाइए। आगे पीछे किससे हो? नंबर 4 करिए आप पहले, ठीक है? आप ये मत सोचना कि मैं डायरेक्ट 4 पे क्यों आ रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए, थोड़ा ईज़ी वे करने के लिए मैं कर रहा हूँ। वो 1-2 क्वेश्चन क्या थोड़े हार्ड तो क्या बोल सकते हैं, पर अच्छे खासे क्वेश्चंस थे वो, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है 4th नंबर। एक व्यक्ति अपनी आय का कितना परसेंट बढ़ाता है दोस्त? 33 से 1/3% बढ़ाता है और यदि उसकी बचत में 22% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्च में आउट आ रहा है क्या तुम्हारे को दिख रहा है ये? 1 मिनट रुकिए। क्या अब सबको विजिबल हो रहा है ये अच्छे से? नहीं, ये उसकी गलती नहीं थी। ये तो क्या है कि इस स्लाइड में ही कटा हुआ है, ठीक है? स्लाइड में ही कटा हुआ दोस्त, वैसे दिख तो सभी को रहा होगा, ठीक है? ठीक है। तो खर्चे में क्या कर रहा है, सॉरी, बचत में 22% की वृद्धि हो जाए, तो खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन हमारे से कहना चाहता है। कह रहा है कि उसकी आय में 33 सही 1/3% की वृद्धि, बचत में 22% की वृद्धि, देन उसके बाद खर्च में कितनी 10% की वृद्धि हो जाए, तो बताइए आय में कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? आपको मैं बताया था अभी, आपको बताया था कि इनकम बराबर होता है तुम्हारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है दोस्त? सेविंग होता है। इनकम में यहाँ पे जैसे तुम्हारे को ये कह रहा है 33 से 1/3% को क्या लिख सकता हूँ दोस्त? 1/3 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 1/3 लिख सकता हूँ।
क्या लिख सकता हूँ, 1/3 लिख सकता हूँ। क्या मेरे को आप ये बताइए कि उसकी अपनी आय का 1/3 क्या करता है, वो बचत करता है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, तुम्हारी इनकम हो जाएगी। ये आपको सबको क्लियर है ये। देखिए, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको इसी के साथ। आप मेरे को पता है यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि वो ऐसे बोले कि इनकम में, ऐसे नहीं कि 10% किसमें वृद्धि होए कि तुम्हारी जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का 10% क्या है, तुम्हारा सेविंग है। एक्सपेंडिचर का क्या है दोस्त, 10% तुम्हारा क्या है, यहाँ पे सेविंग है। तो क्या तुम्हारा एक्सपेंडिचर 10% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/10 लिख सकता हूँ। ये तुम्हारा क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, और ये क्या हुआ, तुम्हारा सेविंग हुआ। क्या इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी इनकम हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा इनकम हो जाएगा। पर यहाँ पे मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या तुम्हारी इनकम होएगा, इनकम नहीं होएगा। ये तुम्हारी सेविंग है, ये तुम्हारी इनकम है। इनकम क्या है, यहाँ पे 3 है। सेविंग तुम्हारी क्या है, 1 है। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3% की बचत करता है। इसकी आय का, आय की, तो ये तुम्हारी आय हो गई, ये तुम्हारी सेविंग हो गई। तो बताइए एक्सपेंडिचर तुम्हारा यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। 3 में से एक सेविंग हो गया तो बचा कितना, 2 बचा तुम्हारा। जो बच रहा है वो क्या आ जाएगा, तुम्हारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा सोचना है, क्योंकि मैं जब अभी यहाँ पे एलिगेशन बताऊंगा आपको, तो एलिगेशन करने में थोड़ा आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये भी बता दूंगा कि एलिगेशन मैथ में हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और कहीं पे भी आप एलिगेशन यूज कर सकते हो। यदि आपको उसकी शर्तें पता है तो फिर आप एलिगेशन कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हम वहाँ पे आएँगे, थोड़ा देर ही रखिए, पर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। क्योंकि आप ये चीज़ समझे मेरी बात को, जब आप ये चीज़ समझ गए, तो अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, उसके बाद में हम बात करते हैं। ये तुम्हारी सेविंग हो गई एक, और ये क्या हो गया, तुम्हारा इनकम हो गया। तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर क्या हुआ दोस्त, यहाँ पे 2 हुआ। एक्सपेंडिचर तुम्हारा 2 हुआ, तो क्या मैं ये अनुपात तुम्हारा यही है, 3:1 है। 3:1 है, क्या इसको मैं 100 मान सकता हूँ, सॉरी 300 मान सकता हूँ। क्या 100 से गुणा कर लूँ तो क्या इसको 300 मान लूँ, और इसको क्या 100 से गुणा करूँगा तो क्या 100 हो जाएगा। मैं इसलिए मान रहा हूँ, यहाँ पे हम रेट ऑफ परसेंट आराम से इसका निकाल सकते हैं। इसका भी हम निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे जो हम संख्या बड़ी करके आराम से, कभी भी आपको ऐसी संख्या देखने को मिले तो आप उससे क्या कर लिया करो, ऐसी संख्या से गुणा कर लिया करो जो हम उसका इजी वे में परसेंट निकाल सकते हैं। हम परसेंट में हमेशा किससे गुणा करते हैं, तो उसे गुणा करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम उसका रेट ऑफ परसेंट आराम से इजी वे में निकाल सकते हैं। तो तुम्हारे को ये क्या हुआ, तुम्हारी इनकम यहाँ पे क्या हुई दोस्त, यहाँ पे 300 हुई, इनकम 300 हुई। सेविंग कितना था यहाँ पे, 100 था। सेविंग क्या था दोस्त, यहाँ पे 100 था। अब बात करते हैं, बात आगे की करते हैं। क्या कह रहा है ये, तो तुम्हारा देखो, इनकम में से सेविंग 100 हो गया, तो क्या एक्सपेंडिचर तुम्हारा 200 बच जाएगा। एक्सपेंडिचर तुम्हारा 200 बच जाएगा, क्या मेरी बात को समझ रहे हो। क्योंकि 100 सेविंग कर लिया, तो इन दोनों को जोड़ूंगा जब भी तुम्हारा इनकम आएगा। भाई इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, तो जब भी तुम्हारी इनकम आएगी। तो मैंने क्या बताया था, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो तुम्हारा 300 बन जाएगा। अब क्या रहा है ये, बचत में 22% की वृद्धि। यदि बचत में 22% की वृद्धि कर देता हूँ, बचत यानी सेविंग हुआ तुम्हारा, तो ये कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। क्या हम यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट आराम से निकाल लिए, क्योंकि 100 में 22% की वृद्धि कर रहा है तो 122 हो जाएगा। अब बात क्या कर रहा है आगे, आगे कह रहा है कि खर्च में 10% की वृद्धि। खर्च में कितनी, इसमें 10% की वृद्धि करेगा। खर्च में ही कर रहा है ना। हाँ, खर्च में 10% की वृद्धि कर रहा है, तो क्या हम इसका 10% आराम से निकाल सकते हैं। जीरो से जीरो तुम्हारा यहाँ पे चला जाएगा, कि 20 आ जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे परसेंट कितना बढ़ा तुम्हारा, 20 बढ़ा, तो क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे। कितना हो जाएगा दोस्त, 220 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या तुम्हारी इनकम बन जाएगी, 200, 300, 344 तुम्हारी हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी 342 हो जाएगी। इनकम कितनी हो गई, इन दोनों को जोड़ूंगा जब भी तुम्हारी इनकम आएगी। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारी इनकम ये आ जाती है। तो वो कह रहा आगे कि उसकी आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले आय क्या थी उसकी, 300 थी, अब आय कितनी बन गई, 342 बन गई। आय कितनी बन गई दोस्त, 342 बन गई। वृद्धि कितनी हुई, यहाँ पे 42 की वृद्धि हुई। कितने पे हुई, 300 पे हुई। 300 पे तुम्हारी 42 की वृद्धि हुई। रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, 100 से गुणा करना होगा। तीन, दो से इसे काटूंगा तो 3 बार हो जाएगा। 3 से कितनी बार हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा 3442। तो 14% यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगी, तुम्हारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। कितनी परसेंट इंक्रीज हो जाएगी, 14% इंक्रीज हो जाएगी। तो आप मेरी बात को समझे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे किए। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम यहाँ पे करते हुए चले हैं। बाकी हमारे को कुछ नहीं करना पड़ा। पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हम इसको कैसे और किस तरीके से देख सकते हैं। समझ गए मेरी बात को। आगे चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसलिए कराया था, थोड़ा इजी भी था, और उसी के साथ हमारे को यहाँ पे क्या है कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग आराम से इजी वे में हमारे समझ में आ जाए, इसलिए। ठीक है, तो हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस पे हम बात करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए अपनी आय के 35% की बचत करता है। ए अपनी आय का कितना 35% बचत करता है, तो तुम्हारी ये इनकम हुई, ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर हुआ और ये तुम्हारी क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे सेविंग हुआ। कितनी बचत करता है 35% बचत करता है, तो क्या तुम्हारी आय 35% बचत करता है, आय तुम्हारी क्या थी यहाँ पे 100 थी, आय क्या थी 100 थी, 100 में से 35 बचत कर लिया तो क्या तुम्हारा 65% एक्सपेंडिचर रहा यहाँ पे, क्या 65% तुम्हारा एक्सपेंडिचर रहा, क्योंकि आय तुम्हारी 100 थी, 100 में से 35 बचत कर लिया तो बचा जो 35 बचत कर लिया, बचा क्या, जो बचा वो क्या हुआ उसका खर्च हुआ, बचा जो क्या हुआ दोस्तों उसका खर्च हुआ। क्या आपको ये क्लियर है बात? जब आपको ये बात क्लियर है, अब ये क्या कह रहा है उसकी आय में 20.1% की वृद्धि, आय में कितनी वृद्धि दोस्तों 20.1% की वृद्धि करेंगे तो क्या 120.1% वृद्धि हो जाएगा। आगे की बात क्या कह रहा है, और उसके वे में वे यानी खर्च में 20% की वृद्धि, क्या 65 का मैं 20% निकालूंगा, 65 का 20% आप निकाल सकते हो, यानी कि 20 से 5 बार हो जाएगा तो 13 पंचू 65 हो जाएगा। तो 65 में 20% की यहाँ पे वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि होगी तो तुम्हारे यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा 13 बढ़ जाएगा। तो 13 इसमें बढ़ जाएगा तो क्या 78 हो जाएगा तुम्हारा, 13 इसमें बढ़ रहा है तो ये 78 हो जाएगा। दूसरा तुम्हारा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारे को कितना बढ़ाना होगा, हमारे को यहाँ पे कितना 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। यहाँ पे तुम्हारी इनकम क्या थी 120 थी, 120 में 78 तुमने खर्च कर दिया तो तुम्हारे यहाँ पे कितना बचेगा दोस्त, वो हमको यहाँ से इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि सेविंग निकालेंगे तो इनकम में से क्या माइनस करेंगे, एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे। देखो दो कम तुम्हारा 80 है यहाँ पे, तो क्या 22 तुम्हारे यहाँ पे बच रहा है, 20 तुम्हारा ये बच रहा है, 20 और 22 कितना हुआ तुम्हारा 42 हुआ, 42 ये हो गया और 0.1 है तो 42.1% की यहाँ पे क्या हुई दोस्तों, यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ खर्च, वो सॉरी सेविंग हुआ। तुम्हारा खर्च सेविंग कितना हुआ यहाँ पे 42.1 की यहाँ पे सेविंग हुई तुम्हारी। अब ये पूछ रहा है, कहना क्या चाह रहा है कि कितनी वृद्धि या कमी हुई किसमें, सेविंग में, सेविंग में वृद्धि या कमी होती है तो किसमें हुई, सेविंग में हुई। कितनी बढ़ा यहाँ पे सेविंग तुम्हारा, ये यहाँ पे 7.1 बढ़ा तुम्हारा सेविंग, सेविंग कितना बढ़ा दोस्त 7.1 बढ़ा तुम्हारा। तो बात इसी की कर रहा है, तो 35 की वैल्यू में कितना बढ़ा तुम्हारा यहाँ पे 7.1 बढ़ा। तो पूछ किस में रहा है, रेट ऑफ परसेंट में पूछ रहा है, 100 से हमारे को गुणा करना होगा। क्या हम इसे 5 से काट सकते हैं 20 बार हुआ, और 5 से इसे काट सकते हैं 7 बार हुआ। अब इसे हम 7 से नहीं काट सकते तो गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 0 तुम्हारा है ही, पॉइंट लग जाएगा कोई बात नहीं, 7 दूनी 14 ही हो जाएगा। 142 तुम्हारे ये आ रहा है, 0 यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि पॉइंट लगेगा तो तुम्हारे यहाँ पे 0 का कोई महत्व नहीं है। 142 तुम्हारा ये हो जाएगा, 7 से हम जब इसे काटेंगे तो 7 एकम 7 दूनी 14 हो जाता है तुम्हारा, 2 में नहीं जा रहा, 0 तुम्हारा लग जाएगा, पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे लगेगा। 20 में 7 का 2 बार देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बचा तुम्हारा कितना 6 बचा, 6 में यदि 0 जोड़ेंगे 7 8 56 होता है, 7 8 56 होता है। ये इतने परसेंट की यहाँ पे वृद्धि हुई, ये इतने परसेंट की यहाँ पे वृद्धि हुई। 20.21 नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा हो जाएगा। ये लमसम दशमलव के स्थान तक फर्स्ट स्थान से पूछ रहा है कि 28 का मतलब तुम्हारा 3% मान सकते हैं हम, लमसम में पूछ रहा है तो 28% का 0.3 मान सकते हैं, 0.28% का क्या मान सकते हैं हम 0.3 मान सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा अप्रोक्स में ये यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, कैसे हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा दोस्तों, बात ये है कि एक एलिगेशन फॉर्मेट होता है, उस एलिगेशन फॉर्मेट को यदि आप समझ लेते हो तरीके से, एलिगेशन फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है मैथ का जो काफी जगह हमारे को निकालता है, काफी कैलकुलेशन से हमारे को वो बचाता है। तो एलिगेशन को हमारे को क्या करना चाहिए यहाँ पे समझना है। देखो एलिगेशन जो होता है तुम्हारा, पहले हम एलिगेशन की बात करते हैं। जो तुम्हारा एलिगेशन होता है, जो तुम्हारा एलिगेशन होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो तुम्हारा एलिगेशन होता है, एलिगेशन में क्या होता है, कभी भी दो संख्या को किसी तीसरी संख्या के साथ कंपैरिजन कराए, दो संख्या को किसी तीसरी संख्या के साथ कंपैरिजन कराएगा। पहले मेरे शर्तें सुनते चलिए आप। दो संख्या को किसी तीसरी संख्या के साथ कंपैरिजन कराएगा। दूसरी बात ये है कि वो जो संख्या से कंपैरिजन कराता है वो तीनों ही संख्या एक ही वैल्यू में होनी चाहिए। जैसे कि आपसे दो संख्या तुम्हारे को परसेंट में दे दिया और तीसरी संख्या तुम्हारे को परसेंट में नहीं देता, तो आप वहां पे एलिगेशन नहीं लगा सकते। तीनों ही संख्या तुम्हारी परसेंट रेट ऑफ परसेंट में होनी चाहिए, या फिर तुम्हारे को तीनों ही संख्या, जैसे कि हम इस एलिगेशन का उपयोग टाइम एंड डिस्टेंस में भी करते हैं, एलिगेशन का उपयोग हम प्रॉफिट लॉस में भी करते हैं, एलिगेशन का उपयोग हम किसमें एवरेज वो सॉरी एसआईसीआई में भी हम करते हैं। तो एलिगेशन का उपयोग हम कैसे करते हैं इस चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि किलोमीटर हाउस में हम कर रहे हैं,
जैसे तुम्हारी यहाँ पे 3 वैल्यू आई, किलोमीटर हावर्स में स्पीड है तुम्हारी, ये भी किलोमीटर हावर्स में होनी चाहिए और जो तीसरी संख्या जिससे कंपैरिजन कराता है, वो भी किलोमीटर हावर्स में होनी चाहिए। वो भी किसमें होनी चाहिए? किलोमीटर हावर्स में होनी चाहिए। एक चीज़ आपको यहाँ पे और बताऊँ मैं आपको कि जभी भी तुम्हारे को इन तीनों संख्या से कंपैरिजन कराता है, तो यहाँ पे नीचे की जो वैल्यू आती है तुम्हारी, नीचे की जो वैल्यू आती है, वो बट्टे में होती है, उसमें आती है। बट्टे में यहाँ पे जैसे किलोमीटर हावर्स है, तो यहाँ पे नीचे की वैल्यू तुम्हारी किसमें आएगी दोस्त? टाइम में आएगी। ऊपर तुम स्पीड में ले रहे हो, नीचे की वैल्यू तुम्हारी किसमें आएगी? टाइम में आएगी। क्या आप मेरी बात को समझे कि एलिगेशन हम कहाँ लगा सकते हैं? समझ रहे हो मेरी बात को? तो नीचे की वैल्यू तुम्हारी क्या आती है यहाँ पे? किलोमीटर, वो हावर्स में आएगी। ऊपर तुम्हारी स्पीड में नीचे की वैल्यू किसमें आएगी? हावर्स में आएगी। दूसरी चीज़ और आपको ये दोनों तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि एलिगेशन हम कहाँ लगा सकते हैं। बात करते हैं एलिगेशन की, जो हम अभी पढ़ना चाहते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम यहाँ पे एलिगेशन का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? एलिगेशन का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? क्वेश्चन हमारे से कह रहा था कि एक ही आई में 35% की बचत करता है। एक ही आई में कितनी दोस्त? 35% की बचत। ठीक है। एक ही आई में कितनी 35% की बचत करता है? तो 35% को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि तुम्हारा 35/100 कर सकता हूँ। एक ही आई में 35% की बचत करता है, ये तुम्हारा आई हो गई, ये तुम्हारी क्या हो गई? सेविंग हो गई। तो कैसे 7/10 लिख सकता हूँ। 7 सॉरी 5 से 20 काटो, 20 बार हो जाएगा 7 5 7, ये हो जाएगा 7/20 सॉरी। ये हो जाएगा तुम्हारा 7/20 हो जाएगा। 7/20 तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। अब ये तुम्हारी इनकम हो गई, ये तुम्हारा क्या हो गया? सेविंग हो गया। अब देखो एलिगेशन कैसे लगाते हैं हम। जो तुम्हारा यहाँ पे बात किस किस की कर रहा था ये? बात कर रहा था, एक तो आई में 20% की वृद्धि, 20.1% की वृद्धि और उसके बाद वे में 20% की वृद्धि। इसमें आई और वे की बात कर रहा है, आई और वे की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इनकम मान सॉरी एक्सपेंडिचर मान लेता हूँ, ये तुम्हारा सेविंग मान लेता हूँ। वृद्धि तुम्हारी किसमें हो रही है? किसमें? आई में हो रही है। आई को यहाँ पे रखना होगा। जो तुम्हारा 35% है, 35% किसकी है? सेविंग है तुम्हारा। सेविंग तुम्हारा 7 है। तो क्या तुम्हारी एक चीज बताइए, जब सेविंग 7 है तो 20 तुम्हारी इनकम है, 7 चला जाएगा तो तुम्हारा क्या बचेगा? एक्सपेंडिचर बचेगा, यानी कि खर्चा बचेगा। वो 13 अपन यहाँ पे लिख देंगे। 13 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो तुम्हारे जो इसमें वे में कितना परसेंट वृद्धि कर रहा था? 20% वृद्धि कर रहा था। और आई में कितना परसेंट वृद्धि कर रहा था? 20.1% वो वृद्धि कर रहा था। 20.1% वो क्या कर रहा था दोस्त? वृद्धि कर रहा था। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट और समझना है। अब यहाँ पे सेविंग में पूछना चाहता है कि सेविंग में कितनी वृद्धि या कमी हुई। क्वेश्चन हमारे से ही कह रहा था, तो हमारे को नहीं पता कितनी वृद्धि या कमी हुई। हम इसे क्या मान सकते हैं? x% मान सकते हैं। देखिए, हो सकता है आपको ये फर्स्ट तरीका आपको समझ में ना आए, इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जब मैं इसको एक दो बार यूज करूंगा तो आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारी एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग सेविंग में कितनी कमी या वृद्धि की हमारे को नहीं पता। पर यहाँ पे इनकम में कितनी वृद्धि कर रहा है ये हमारे को पता है। इनकम से ही कंपैरिजन कराना चाह रहा है। तो यहाँ पे कितना बचा था? 7 बचा था। और यहाँ पे खर्चा कितना है तुम्हारा? 13 बचा। जब देखो, एक ये जो संख्या आती है हमेशा एलिगेशन में जो ये मिड पॉइंट वाली जो संख्या आती है, वो एक बार तो इसमें से घटेगी और एक बार ये संख्या, एक दोनों में से कोई भी एक, ये है ना, ये संख्या एक से तो छोटी होगी और एक से बड़ी होगी। या फिर ये बड़ी हो सकती है, ये छोटी हो सकती है, या फिर ये बड़ी हो सकती है, ये छोटी हो सकती है। दोनों में से एक से क्या होगी? ये छोटी होगी। दोनों में से, इन दोनों में से कोई सी भी हो, उनमें से एक से क्या रहेगी? ये छोटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक बार माइनस होता है और एक बार प्लस होता है। देखिए, अब देखिए, ये तुम्हारी इनकम है, इसको मैं इसमें, अब ये 20.1 है तो इस 20 को इसमें से घटा दूंगा तो तुम्हारी 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? यहाँ पे 0.1 आ जाएगी। 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.1 आ जाएगी, क्योंकि ये छोटी है, ये बड़ी है, इसको इसमें से घटा दिया तो तुम्हारी वैल्यू क्या आई? यहाँ पे 0.1 आई। 7 की वैल्यू 0.1 है। तो क्या मुझे एक चीज बताइए, अब क्या ये 20.1 है, ये 20.1 इससे छोटा है कि नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बोला था एक से छोटी रहती है ये और एक से क्या रहती है? ये बड़ी रहती है। यानी कि इससे ये बड़ी है तो इससे क्या रहेगी? ये छोटी रहेगी। इससे क्या रहेगी दोस्तों? ये छोटी रहेगी। यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 20.1 माइनस 20% बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 7 आ जाएगा। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा हमारा तरीका होगा कि x में से माइनस 20.1% को घटाऊंगा तो तुम्हारा क्या आएगा? यहाँ पे 13 आएगा। क्या आएगा? 13 आएगा। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको मैं बता दिया कि ये एक से छोटी रहती है और एक से बड़ी रहती है, इन दोनों वैल्यू में।
ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अब हम इसको 7 की वैल्यू यदि 0.1 है तो 13 की वैल्यू हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं। इसकी 13 की, तो 7 की वैल्यू 0.1 है, 13 की वैल्यू बनाना चाहते हैं कि 13 से गुणा कर दूं, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्त तुम्हारा 1.3/7 आ जाएगा, 1.3/7 आ जाएगा तुम्हारा। आगे हल करूं यदि मैं इसे, तो 13.70 तुम्हारा यहाँ पे हो, 13.70 तुम्हारा यहाँ पे हो जाता है। आगे हल करते हैं, भाग नहीं जा रहा, जीरो लगा दिया, फिर जीरो, फिर भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा, तो 13 70 का फिर भी एक बार जा रहा है, फिर भी एक बार जा रहा है, 70 में चला गया, यानी कि 130 हो जाएगा। ऊपर जीरो लगाऊंगा तो 70 में एक बार चला जाएगा, बचेगा कितना तुम्हारा, 60 बचेगा। 60 में भी नहीं जा रहा, फिर जीरो लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 7 8 56 होता है, यानी कि अप्रोक्सीमेट ये 18% के बराबर यहाँ पे चला जाएगा। 18% के बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो एक में से हमने इसको, हमने इसमें से माइनस कर लिया, तो इसमें से क्या करना होगा, अभी इसको इसमें से माइनस करना होगा। तुम्हारी वहां पे वैल्यू क्या आ रही थी, यहाँ पे हम किसको लेंगे, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमारे को एक्स को निकालनी है। तो एक्स को निकालनी है तो यहाँ पे कितना है तुम्हारा, माइनस था 20.1% बराबर तुम्हारी 13 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 18.1% आ जाएगी, 0.18% यहाँ पे आ जाएगी। जब इसको हम इधर हल करेंगे, एक्स का मान निकालना चाहेंगे, या इसको इधर ले जाऊं मैं, इसको 20.1 को उधर लेके जाऊंगा, तो तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल तुम्हारा 20 ये हो जाएगा, और पॉइंट के साथ है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.8%। तो कितनी वृद्धि हुई, इसमें कमी हुई या फिर वृद्धि हुई। यहाँ पे प्लस में आता है तुम्हारा आंसर तो वृद्धि होती है, और माइनस में आता है तुम्हारा आंसर तो क्या होती है, कमी होती है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20.28% की यहाँ पे वृद्धि हुई, जो अप्रोक्स में हमारे को क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, जो हमारा अप्रोक्स में आया है 20.3% में यहाँ पे आंसर आया है। क्या आप मेरी बात को समझे, एलिगेशन को हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्या कह रहा है, ए की आई बी की आई की 80% है, ए की आई बी की आई की नहीं, बी की आई का 80% है। जैसे कि बी की आई तुम्हारा कितना है, ए है तुम्हारा और बी है तुम्हारा, बी यानी 100 है, तो ए तुम्हारा कितना हुआ, 80 हुआ। इसको मैं क्या इससे काट सकता हूँ, क्या मैं इसको 8/10 कर सकता हूँ, और भी काट सकता हूँ, 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको काट सकते हैं। 4/5 क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये आई हो जाएगी। ए की आई तुम्हारी 4 है, बी की आई तुम्हारी क्या है, यहाँ पे 5 है। ए का वे बी के वे का 60% है, ए का वे बी के वे का कितना है, 60% है। तो क्या मैं यहाँ पे 3/5 लिख सकता हूँ, 6/10 आएगा, और भी काट लेंगे, 3/5, 3/5 हो जाएगा। जितनी छोटी संख्या हम लेंगे कैलकुलेशन उतनी ही छोटी होगी हमारी। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, ए की आई बी के वे का 90% है, ए की आई बी के वे का कितना है, 90% है। तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कटेगा नहीं तो छोड़ दीजिए, ये पे क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं है। जैसे कह रहा है वैसे वैसे हमारे को करते हुए चलना है, बाकी कुछ भी हमारे को सोचने की। ये पहले आई की बात कर रहा है तो आई की बात कर लेते हैं। ए की आई बी की आई से कितना है, 4 है, और बी कितना है, यहाँ पे 5 है। ये यहाँ तक क्लियर है आपको, ए 4 है, बी 5 है। आगे किसकी बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। कि आपको इस चीज से तो प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अभी ए और बी को यहाँ पे नहीं रखा, एक्सपेंडिचर और आई को हमें यहाँ पे नहीं रखा, इस ऐसे किसी भी तरीके से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज समझाना चाहूंगा, वो चीज आपको इस तरीके से इजिली समझ में आ जाएगी। 60% क्या है, बी से अधिक है, किसका, ए का खर्चा। यदि ए कितना है तुम्हारे यहाँ पे, सॉरी बी कितना है, 5 है, तो ए कितना है, 3 है। ए का वे बी के वे का 5% अधिक नहीं है, सॉरी 5%, 60% है। तो ए बी कितना है, 5 है, और ए का खर्चा कितना हुआ तुम्हारा, 3 है। बी का 5 है, ए का 3 है। आगे क्या कह रहा है, ए की आई बी के वे का 90% है। ए की आई है ना, जो बी का वे ये हुआ, आई ये हुई किसकी, ए की, जो कि क्या है, 90% है। ये कितना है, 10 है इसका, तो ये कितना है, 9 है। ये 10 है तो ये 9 है। हम यहाँ पे 10 से गुणा किया, तो हमारे को यहाँ पे भी किससे गुणा करना होगा, 10 से, क्योंकि अनुपात में कोई भी संख्या होती है तो एक संख्या को हम जिससे गुणा करते हैं उसको भी हम उसी से ही गुणा करना होता है हमारे को। जब यहाँ पे 9 से गुणा किया तो यहाँ पे भी हमारे को किससे गुणा करना होगा दोस्तों, 9 से गुणा करना होगा। कह रहा क्या है, ये दोनों बराबर है, ये इसकी ए की आई और बी का वे क्या है, दोनों बराबर है। ये 10 9 के बराबर है, 10 किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या, यहाँ पे 4 से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे भी मेरे को किससे गुणा करना होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 से ही गुणा करना होगा। यहाँ पे 4 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे भी मेरे को 4 से गुणा करना होगा, और यदि यहाँ पे 5 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे मेरे को 5 से गुणा करना होगा, और 5 से यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे मेरे को किससे गुणा करना होगा, 5 से गुणा करना होगा। क्या ये बात आपको क्लियर है, और यहाँ पे 4 से गुणा हुआ था तो यहाँ पे भी मेरे को 4 से गुणा करना होगा। क्या आपको ये बात क्लियर है, कैसे गुणा हुआ ये,
यदि ये संख्या इसके बराबर करना होगा मेरे को, यहाँ पे जितनी भी संख्या से गुणा हो रहा है उतनी संख्या से यहाँ पे गुणा करना होगा, और यहाँ पे जितनी भी संख्या से गुणा हो रहा है उतनी संख्या से ही मेरे को यहाँ पे गुणा करना होगा। जब हम किसी भी अनुपात समानुपात में ऐसे हमारे को गुणा करना होता है, जब भी हम उन संख्याओं को क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। ये दिमाग में रखिए आप बात। बात आगे की करते हैं। जब इसको मैं आगे हल करूंगा, 9 45 इंटू 4, 45 दूना 90, 90 दूना 180 होता है तुम्हारा, तो इसकी एक की आई कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 30 इंटू 4 करूंगा तो क्या 120 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर बात कर रहा हूं तो 120 हो जाएगा। इन इसकी बी की आई की बात करूंगा, 45 दूना, सॉरी 45 नहीं, 45 और 4 180 ये हुआ, और फिर 45 इसमें जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा तुम्हारा। तो 225 हो जाएगा ये, और ये 50 इंटू 4 करूंगा क्या 200 हो जाएगा तुम्हारा। अब देखिए सेविंग निकालना होगा तो क्या एक्स आई में से एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा, तुम्हारा सेविंग आ जाएगा। क्या कह रहा है, बात किसकी कर रहा है, बचत की बात कर रहा है, तो इसकी पहली बचत निकाली, इसकी 60 हुई, और इसकी कितनी हुई तुम्हारी दोस्तों 25। इसकी 60 हुई, इसकी 25 हुई, तो आगे ए की बचत बी की बचत से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक या कम की बात करता है, तो अर्थमेटिक में क्या करते हैं हम, डिफरेंस देखते हैं। एक ये बी की बचत से कितना अधिक है, ए 60% अधिक है, यानी कि ये कितना, सॉरी अधिक कितना है, यहाँ पे क्या 35 अधिक है, यहाँ पे क्या 35 अधिक है, इससे 25 से कितना अधिक है दोस्तों, 25 से 35 अधिक है, इंटू 100 वो परसेंट में निकलवाना चाह रहा है, कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। 35 दूना 70, 70 दूना 140 होता है, तो तुम्हारा 140% यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। कि 140% यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या आप ये क्वेश्चन को समझे किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सोचने लायक क्वेश्चन है, और इसको यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार थोड़ा देख करके वापस देखिए मैं क्या क्या समझाने की यहाँ पे कोशिश की। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति का 2 का मासिक व्यय मंथली 66 से 2/3% मंथली सेविंग, ये दो नहीं है, यहाँ पे दो हटा दीजिए ना, ये एरर है। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 से 2/3 अधिक है। 66 से 2/3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2/3। ये मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था कि 66 से 2/3% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/3 का मतलब क्या होता है, 66.66 भी होता है, या 66.2/3% भी होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि हो जाती है, मासिक आय में 44% की वृद्धि हो जाती है, और उसकी मासिक व्यय में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी मासिक बचत में 1040 की वृद्धि हो जाती है। बचत में रेट ऑफ परसेंट नहीं दिया, सीधा क्या दे दिया, पैसे दे दिया कि 1040 की क्या हो जाती है दोस्तों, यहाँ पे वृद्धि हो जाती है। तो आरंभिक व्यय बताइए, ये कितना है, अधिक है, क्या है उसका व्यय, व्यय उसकी मासिक बचत से अधिक है, या इसकी सेविंग हुई अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5, जो क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो, अधिक की बात कर रहा है तो इसको अधिक कर दिया मैंने, एक्सपेंडिचर तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या अब हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं, अब क्या हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं, एलिगेशन में आपको समझा ही दिया था। एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात कर रहा है, दोनों मैंने यहाँ पे ले लिया। सेविंग तुम्हारा कितना है, यहाँ पे 3 है, एक्सपेंडिचर तुम्हारा कितना बड़ा है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं, उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि हुई। आय की बात करते हैं तो मिड पॉइंट पे लिखते हैं, 44% की तुम्हारी वहां पे वृद्धि हुई, और उसके व्यय में 60% की वृद्धि हुई। एक्सपेंडिचर में कितना वृद्धि हुआ, 60% वृद्धि हुआ, तो उसकी मासिक बचत में कितने रुपए की वृद्धि हुई, ना कि यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट दिया, तो क्या हम इसे एक्स मान सकते हैं, क्या हम सेविंग को एक्स मान सकते हैं। हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1040 को डिवाइड कर देंगे एक्स से, तो क्या हमारी वो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मासिक बचत आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये संख्या एक से छोटी होती है और एक से क्या होती है, ये बड़ी होती है, तो क्या इससे छोटी है तो क्या इससे माइनस होगा। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 16 आ जाएगी। 3 की वैल्यू तुम्हारी 16 आ रही है, तो क्या 5 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 16/3 करके इंटू 5 करूंगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 16×5 = 80, 80/5 यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 80/3 हो जाएगा, 5 तो गुणा हो जाएगा। 80/3 किसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी, 5 की आ गई। अब जो ये 80/3 है, ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, 5 की वैल्यू है तुम्हारी, जो किसकी है, ये 5 की वैल्यू तुम्हारी ये हो जाएगी। अब मैं इसको इसमें से माइनस कर दिया, तो क्या इसको इसमें से माइनस करूंगा, नहीं, इसको इसमें से माइनस कर दिया तो इसको इसमें से माइनस करूंगा, सही है। 44 में से एक्स को माइनस कर दूं, जब किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, 80/3। 80/3 किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारी सेविंग आ जाएगी 80/3। जो इसको इसको इसमें से माइनस करूंगा तो ये हमारी वैल्यू ये इसके बराबर आ जाएगी। जब ये इसको हम आगे हल करते हैं, ये तुम्हारा 44 हुआ, एक्स को इधर लेके जाता हूं तो ये तुम्हारा 80/3 तुम्हारा ये हो जाता है। एक्स तुम्हारा इधर आ जाता है, एक्स तुम्हारा इधर आ गया तो क्या इसका एलसीएम ले लूं,
3 चौक 12 कैरी 1, 3 चौक 12 रे 13 बटा 3 तो तुम्हारा पूरा है ही, 80 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बराबर तुम्हारा x आ ही रहा है। 80 132 में से 80 माइनस करूँगा, 20 ये बचा, 32 ये बचा, क्या 52 बटा 3 आ रहा है तुम्हारा। 52 बटा 3 तुम्हारा जब ये आ जाता है, ये किसका मान आ जाता है तुम्हारा? x का मान आ जाता है। किसका मान आ जाता है दोस्त? x का मान आ जाता है। आगे की बात करते हैं। आगे कह रहा है कि इसकी बचत क्या है? बचत हमारी ये आई। बचत किस में दे रहा है ये? पैसे में दे रहा है। तो पैसे की बात कर लेते हैं पहले। 1040 किसके बराबर है तुम्हारी? x के बराबर है। कितना है? x 52/3 है। x कितना है दोस्त यहाँ पे? 52/3 है, इंटू 100 में यहाँ पे करूंगा। इंटू 100 में यहाँ पे करूंगा तो क्या ये 52 से कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। 20 है, ये क्या हो जाएगा? 60 इंटू 100 हो जाएगा। 60 इंटू 100 जब तुम्हारा ये हो रहा है, 60 इंटू 100 हो रहा है, तो ये किसकी वैल्यू है? तुम्हारी सेविंग की है। सेविंग तुम्हारी कितनी आ रही थी पहले? देखो आरंभिक व्यय की बात कर रहा है, आरंभिक व्यय, आरंभिक व्यय की बात कर रहा है, तो ये कितनी किसकी वैल्यू हमारी? सेविंग की वैल्यू है, क्योंकि बचत कितनी थी? वो मंथली हमने निकाल ली, ये है। तो आरंभिक सेविंग तुम्हारी कितनी है? 3 है। आरंभिक सेविंग 3 है, इंटू इंटू आगे कह रहा है आरंभिक व्यय। आरंभिक वेग कितना है ये निकलवाना चाह रहा है। जिसको निकलवाना चाहता है उसको हम क्या करते हैं? मल्टीपल में कर देते हैं। 3 से 2 बार हो जाएगा, यानी कि 20 बार हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2000 इंटू 5 करूंगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। 2000 इंटू 5 करूंगा तो क्या तुम्हारा 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा राइट हो जाएगा। क्या समझ रहे हो मेरी बात को? एलिगेशन से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो कितना घुमा रहा है ये क्वेश्चन को, फिर भी हम एलिगेशन से इसे कर सकते हैं इजी। क्या समझ रहे हो मेरी बात को? संख्या में भी चेंज कर देता है तो भी हमारे को एलिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारे को फॉर्मेट आता है किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये वैल्यू तुम्हारी सेविंग है, ये तुम्हारी क्या है? एक्सपेंडिचर है। जब इसको क्रॉस में हम काटते हैं तो ये किस में हो जाता है? तुम्हारा सेविंग में हो जाता है। ये किस में हो जाता है? तुम्हारा एक्सपेंडिचर में हो जाता है। ये मेरी बात को समझ रहे हो आप? ये तुम्हारी सेविंग आ गई, ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर आ गया, तो क्या हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3% की वृद्धि बचत करता है, सॉरी, और बचत में 22% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बचत में 22% की और खर्च में 10% की। ये तो सिंपल सा हो जाएगा हमारा। इनकम बराबर तुम्हारा होता है एक्सपेंडिचर, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। क्या हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर एलिगेशन से भी हम इसको कर सकते हैं? पर हम यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो इस वाली संख्या में हम क्या होंगे? इस वाली संख्या में हम फंस जाएंगे, क्योंकि आय, क्योंकि उसकी उस व्यक्ति की आय का 33 से 1/3% बचत करता है। आय 100 मानेंगे तो ये इतनी बचत किया, 33 से 1/3, तो एक बार होगी। इसको आप ऐसे कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है। 1/3 है, ये आय उसकी क्या हो जाएगी? 100, सॉरी 300 हो जाएगी। क्यों मान रहा हूँ मैं 300? आपको मैं पहले ही बताया था 300 क्यों मान रहा हूँ। 300 क्यों मान रहा हूँ, ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दिया कि इससे हम रेट ऑफ परसेंट या अनुपात अलग से हम निकाल सकते हैं। 1/3 है, आय तुम्हारी 300 हो जाएगी, तो तुम्हारी बचत कितनी हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी। बचत तुम्हारी 100 हो गई। ये तो हम पहले कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन तो, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले ही कर चुका है, तो हम वापस क्यों कर रहे हैं इसे? छोड़िए इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। मैं ध्यान ही नहीं दिया ये क्या कर रहे हैं हम। रवि ने एक रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट में एंड गोट ए मेंबरशिप। हाँ, तो रवि ने एक रेस्तरा नहीं है, रेस्टोरेंट है, सही से कर लेना। रेस्टोरेंट में खाना खाया एवं मूल बिल की रकम पर उसमें 30% सदस्यता बटा प्राप्त किया। 30% सदस्यता बटा प्राप्त किया, यानी कि कुछ लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और उसमें से उस रवि को, हाँ, रवि को कितना? 30% उसके दोस्त उसको दे दिए। अब रवि को कितना देना है? 70% देना है। भाई दोस्तों ने बटे में 30% उसको दे दिया, भाई साहब हमारे से ये विनती आ रहा है तो ये ले लीजिए, और बाकी रवि को ही देना पड़ रहा है, यानी 30% सदस्यता बटा प्राप्त किया। परंतु बटा बटा के बाद बिल धनराशि 10% सेवा कर एवं 8% शुल्क अदा करना पड़ा। 10% सेवा कर कह दिया, 10% ने बटा बटा के बाद भी उसने धनराशि पर 10% सेवा कर और 8% सेवा शुल्क अदा करना पड़ा। तो रवि ने 4,743 रुपए, जिसमें 200 रुपए बख्शिश शामिल है, 200 रुपए उसे बख्शिश भी किया गया। इतने पैसे देने के बाद, इतने पैसे देने के बाद उसे 200 रुपए बख्शिश दी जाती है, कि तुम्हारा 4543 हो जाएगा। इतना रुपये तो उसे देना ही होगा। तो उसने सेवा शुल्क के रूप में एक सेवा शुल्क के रूप में कितने रुपए अदा किए? देखिए, ये तुम्हारा जो रवि है, रवि 100 रुपए थे, जिसमें से रवि को 30% यानी कि 30 उसको बटा मिल गया, उसके पास कितना बचा?
70 अब उसको देना पड़ेगा। इसमें भी क्या कर रहा है कि 10% वो क्या किया, इसमें से 10% वो सेवा शुल्क में दिया, 10% किस में दिया दोस्त, सेवा शुल्क में दिया, तो क्या 7 यहाँ पे देना, और इसी में से 8% शुल्क अदा करना पड़ा, 8% शुल्क और अदा करना पड़ा, 8% और निकालेंगे हम यहाँ पे, 8% और निकालेंगे तो क्या, आठों सातों 56 होता है, पॉइंट ये लग जाएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5.6 यहाँ पे आ जाएगा। 8% ये आया तुम्हारा 5.6, और 10% तुम्हारा कितना है यहाँ पे 7 आया। ये दोनों बक्स दिया, फिर भी उसको कितने रुपए, 4743 का बिल हुआ, जिसमें से 200 रुपए बख्शिश प्राप्त हुई। तो क्या अदा किया उसने सेवा शुल्क के रूप में, कितने रुपए अदा किए, तो टोटल उसको कितने देने पड़े दोस्तों यहाँ पे, 70 और 7 कितना हुआ, 77, और 5 कितना हो गया तुम्हारा, 82.6 हो गए तुम्हारा। ये माइनस कर दिया 200 रुपये, फिर भी उसके पास कितने बच रहे हैं, 4543 देने पड़ेंगे। ये किसकी वैल्यू है तुम्हारी, 82.6% की वैल्यू है तुम्हारी, किसकी वैल्यू है, 82.6% की वैल्यू है। ये तो उसको देना ही होगा बख्शिश प्राप्त करने के बाद भी। अब इनटू क्या करना होगा हमारे को, किसकी वैल्यू निकाल रही है, इसकी सेवा शुल्क के रूप में कितने रुपए अदा करना पड़ा। सेवा शुल्क कितनी है यहाँ पे तुम्हारी, सेवा शुल्क है, सेवा शुल्क तुम्हारी 5.6, सेवा शुल्क कितनी है दोस्तों, 5.6 है तुम्हारी, सेवा शुल्क तुम्हारी 5.6 है। अब इसे हल कर लीजिए, तुम्हारा आंसर, इसे हल कर लीजिए, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या पॉइंट से पॉइंट हम यहाँ पे काट सकते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 4543 इंटू 826 इंटू 56 तुम्हारा ये, इसे हल करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे कैलकुलेशन में फंस गए, कैलकुलेशन हार्ड हो गई यहाँ पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए डाल रहा हूँ दोस्तों, आपको मैं यूनिट डिजिट समझाना चाहता हूँ कि हम यूनिट डिजिट से कैसे आंसर को हल कर सकते हैं। यूनिट डिजिट होती है तुम्हारी इकाई अंक से हम आंसर को कैसे हल कर सकते हैं। जैसे कि ये संख्या है, ये संख्या उठ के इधर जाएगी, यानी कि इक्वल में होगी, ये संख्या उठ के इधर चली जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 4543 इंटू 56 है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये उठ के इधर गई, ये उठ के इधर गई, 826 है, इंटू क्या एक्स मान लू मैं यहाँ पे, इंटू क्या मान लो दोस्तों, यहाँ पे एक्स मान लो, इसको दोबारा लिख देते हैं, इसको इधर लिखते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। इतना 4543 इंटू 56 इजिकल टू 826 इंटू एक्स मान लो। देखो ये बट्टे में कब आ रहा है, यहां से उठ के इधर ही तो आया, यहां से उठ के इधर आया, तो ये इसके बराबर ही तो था। मैं इसको, इस वाली संख्या को इन दोनों के बराबर करना चाहता हूँ, इन दोनों ये दोनों संख्या इन दोनों के बराबर करना चाहता हूँ। या मैं यहाँ पे x का मान क्या मानूं, जिससे कि मैं इन दोनों के बराबर कर सकूं। अब हमको यहाँ पे क्या लेना है, ऑप्शन की मदद लेनी है। ऑप्शन ऐसा तो होगा जिससे हमारा आंसर है, जिसमें हमारा आंसर है यहाँ पे क्या, मैं x का मान, यहाँ पे क्या दोस्त, x का मान में यदि, देखो यूनिट डिजिट से हमारे को आंसर करना है, क्या फर्स्ट में ये और ये वाली संख्या गुणा होगी, 36 18 तुम्हारा यहाँ पे होता है। 36 18 क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे यूनिट डिजिट तुम्हारी क्या आती है, यहाँ पे 8 आती है। यूनिट डिजिट तुम्हारी 8 आती है, तो क्या मैं इस संख्या को, इस x को 6 से उस संख्या से गुणा करूं, ये यूनिट डिजिट तुम्हारी क्या है, 8 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लेता हूं, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है, 4 है, 6 चौका 24 होता है, तो क्या 4 यहाँ पे होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि चॉइस होता है, चॉइस तो यहाँ पे है ही नहीं। यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 8 आ रही है, ये गया तो ये भी गया, दोनों गए। फिर 6 लगाता हूँ, 6 चिंग 36 होता है, 6 चिंग 36 लेता हूं तो ये भी नहीं होगा। ये लगाता हूं 8, तो 8 6 48 होता है, ये तुम्हारा 8 यूनिट डिजिट है। ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये भी कट गया, कि यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, 308 मान सकते हैं। इसको इसके बराबर करने के लिए क्या मान सकते हैं, 308 मान सकते हैं। इसको और इन दोनों को गुणा करना, और इसको गुणा करना, तुम्हारा आंसर डी आएगा। यहाँ पे तो आंसर अलग आएगा, आंसर तो गुणा करेंगे तो अलग, ये और ये और ये दोनों बराबर आएंगे, पर तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 308 आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे यूनिट डिजिट से मैं यहाँ पे आंसर को हल किया है, इससे यूनिट डिजिट से आंसर को हल किया है। इसको यदि आप काटने लगोगे, इतना बुरा फंसोगे कि आप कभी काट ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा कि यूनिट डिजिट से हम आंसर कैसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन ने बी को एक धनराशि 25% दिया, और पाई गई धनराशि में से बी ने 30% भोजन पर व्यय किया। शेष धनराशि में बी के पास बचत एवं एक पुस्तक की लागत की राशि का अनुपात 5:2 है। अनुपात यहाँ पे सही कर लेना, 5:2 है। तो यदि एक बी ने वो पुस्तक 460 रुपए में खरीदी, तो एक के पास आरंभ में कितनी धनराशि थी। ये है क्वेश्चन, कहना चाह रहा है कि एक ए ने बी को
एक धनराशि 25% दिया। ये ए है तुम्हारा, ये बी है। ए के पास 100 था तो ये 25% दे देता है। बी के पास, ए के पास कितना बच जाता है? 75 बच जाता है। बात बी की कर रहे हैं, बी की बोल रहा है। बी पाई गई धनराशि में से बी ने 30% भोजन पे खर्च किया। 30% भोजन पे खर्च किया, शेष धनराशि में से बी के पास बचत एवं पुस्तक की लागत की राशि का अनुपात ये है। देखिए दोस्त, अब आपको यहाँ पे ये सोचना है कि मैं यहाँ पे ये 25% है ना, ये 25%, इसको मैं 100 मान लेता हूँ। 1 मिनट, आपको ये 25% क्या मानना है? 100% मानना है, जिसमें से 20% वो भोजन पे खर्च कर दिए। 30% वो भोजन पे खर्च कर दिया, यानी फूड पे खर्च कर दिया 30%। 30% वो फूड पे खर्च कर दिया। बाकी जो है उसको क्या किया? वो बचत पास क्या किया? धनराशि में बी के पास बचत, एक पुस्तकालय लागत राशि का अनुपात। उसके पास, बी के पास बचत एवं पुस्तक की लागत का अनुपात। बचत और यानी सेविंग, और इसकी बुक की बात कर रहा है, सेविंग और बुक की बात कर रहा है। का लागत का अनुपात क्या है? 5:2 है। तो यहाँ पे 30 ले लिया मैं, 30% इधर ले लिया, तुम्हारा 70 बचा। 7 का भाग दूंगा तो क्या तुम्हारा ये 50 हो जाएगा सेविंग, और ये क्या तुम्हारा 20% हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? ये चीज आपको क्लियर है कि इसको अनुपात में बांटूंगा तो कैसे इजीली बांट सकता हूँ। 100 क्यों मान रहा हूँ ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। इसको देखो मैं कितना इजी बांट दिया। अब क्या है, मैं यहाँ पे कंफ्यूज होऊंगा। अब मैं 2-5-2 के अनुपात को छोड़ दूंगा। अब मेरे को क्या देखना है? ये और यही देखना है। जब इसको मैं 100 माना तो मेरे को वापस 25 करना होगा। अभी उसमें मत जाइए, आप पहले जो मैं बता रहा हूँ उसकी बात करिए। क्या हम इसको इस तरीके से बांट सकते हैं? मैंने 25 को 100 माना, इसको 100% कर दिया। 30 ये हुआ, 20 ये हुआ, 50 और 50 तुम्हारा क्या हुआ? 100 हुआ। बात किसकी कर रहा है? बी ने वो पुस्तक 460 रुपए में खरीदी। पुस्तक की बात कर रहा है। पुस्तक का रेट ऑफ परसेंट कितना है? 20 है। 20 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 460 है। 20 की वैल्यू तुम्हारी 460 है, तो एक के पास आरंभ में कितनी धनराशि थी? आरंभ में कितनी धनराशि थी? आरंभ में करने से पहले मेरे को क्या 25% करना होगा? भाई साहब, 25 को 100% माना था, तो 100 को मेरे को पहले क्या करना होगा? 25 करना होगा। ये जो भी वैल्यू 20 की आई है, 460 तुम्हारी बुक की आई है, जो तुम्हारी 100 थी, 100 को क्या करना होगा? मेरे को 25 करना होगा। 100 की वैल्यू क्या मानी थी मैंने? 25 मानी थी। तो 100 की वैल्यू मैंने 25 मानी थी। क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? क्योंकि 100 को मेरे को 100 में से कितना चाहिए? 25 चाहिए बस। आरंभ में कितनी धनराशि थी? आरंभ में उसके पास 100 थी, तो 100 थी तो 100 से गुणा, 100 थी तो 100 से गुणा कर दूं क्या? क्या 100 से 100 तुम्हारे यहाँ पे चला जाएगा? 100 से 100, सॉरी ये गलत तो नहीं कर दिया मैंने? यहाँ पे हमारे से क्वेश्चन गलत हुआ है। 1 मिनट रुकिए। 25 में से 100 किया था हमने, 25 में से कितना किया था? 100 किया था। तो 25 की वैल्यू हमारी क्या हुई? यहाँ पे 100 हुई, इंटू 100 की वैल्यू हमारे को, इंटू 100 की वैल्यू हमारे को यहाँ पे क्या चाहिए? 100 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 25 को क्या माना था हमने? 100 माना था। तो 25 को 100 माना था, 100 ये हुआ। तो 25 से कितनी बार हुआ तुम्हारा? 4 बार हुआ। 4 से कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा? 5 बार हो जाएगा। 5 से कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा? 20 बार हो जाएगा। ये 0 0 और 6 दूनी 12, कैरी 1, और ये 9,200 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 9,200 तुम्हारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या समझ रहे हो मेरी बात को? कैसे हम इस क्वेश्चन को करें? ये 25 है, 25 को मैंने क्या माना? 100% मान लिया। अब मैं आराम से इसको डिवाइड कर सकता हूँ। 30% किसके लिए बोल रहा था? भोजन के, फूड के लिए। बाकी ये सेविंग और बुक के लिए बोल रहा था। बुक का रेशियो तुम वो रेट तुम्हारे को दे रखा था। 20 की वैल्यू तुम्हारी 460 हुई। वापिस मेरे को 25 में से, 25 को क्या मान रहा था मैं? 100 मान रहा था। 25 की वैल्यू 100 थी, तो क्या 100 की वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू पूछ रहा है, प्रारंभिक वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, क्लियर हुई बात आपको? आगे चलते हैं। क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। बाकी मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। और फिर कुछ एक क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ूंगा जो आप इजीली कर पाओगे। जैसे 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 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन बदलते हुए जा रहे हैं, सबको मैं कराते हुए चले जा रहा हूँ। आगे की बात करते हैं कि भावना ने अपने मासिक वेतन में 12% अनाथालय को दान देने का निर्णय लिया। और किसने? भावना ने अपने खुद के मासिक जो था उसमें से 12% किसको देने का विचार किया? अनाथालय को। पर दान देने के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और बोला कि 2400 रुपये दान दिया, और पूर्व निर्धारित दान की धनराशि का 125% है। पहले धनराशि का कितना था? वो 12% थी। इसमें से वो उसका निर्णय बदल गया। निर्णय बदलने के बाद उसने क्या कर दिया? इसमें रेट ऑफ परसेंट बढ़ा दी। 12% में से कितना बढ़ा दिया? 125% बढ़ा दिया उसने। इंटू 100 करूंगा कि 4 बारी हो जाएगा, 5 बारी हो जाएगा। 4 से कितनी बार हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। ये यहाँ पे वो 15% दान दे के आई है।
पहले सोचा था 12% दूंगी, पर वहां पे जाके अनाथालय में उनकी जो व्यवस्था देखी तो देखी मेरे को यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पे करना होगा, यानी कि ज्यादा मेरे को यहाँ पे दाम देना होगा। तो 12% बढ़ा के वो कितना कर दी, 15% कर दी। 15% की वैल्यू बढ़ाया था जब भी तो बदल दिया, निर्णय बदल दिया, जिससे 2400 रुपये दान दिया। पूर्व निर्धारित दान का कितना परसेंट, 125% उसने भावना को मासिक वेतन में क्या हुआ। तो मासिक वेतन क्या है उसका 125% बढ़ा दी, तो कितना हुआ तुम्हारा 15%। 15 की वैल्यू तुम्हारी क्या है यहाँ पे 2400 है। 15 की वैल्यू 2400 है, मासिक वेतन काटूंगा तो 100 होगा। क्या यहाँ पे मैं 5 से काट दूं 3 बार, 5 से 20 बार, और 3 से 8 बार, 800, 8 दूनी 16, डबल 000, 16,000 हो जाएगा। क्या भावना का मासिक वेतन कितना हो जाएगा दोस्त, 16,000 हो जाएगा। भावना का मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गौरव 3,000 नहीं, 38,460 रुपए गृह पुनरुद्धार, यानी दोबारा उसका क्या करा रहा है, उद्धार करा रहा है, यानी कि उसकी मरम्मत वगैरह कुछ भी करा रहा है। और 24,468 रुपए गृह थिएटर, यानी कि स्टूडियो, वो थिएटर बना रहा है पिक्चर विक्चर देखने के लिए, वे किया। कुल धनराशि का शेष कितना है, 28% उसके पास नगद बचा। कुल आरंभिक धनराशि कितनी थी, क्या थिएटर बनाया और घर का पुनरुद्धार किया, तो क्या इसमें कितने खर्च हुए, उसके पास ये हुआ और ये खर्च हो गए। जब उसके पास ये खर्च हो गए तो बचे कितना, उसके पास 28% बचा। क्या उसने 100 में से 28% बचा, तो कितना बचा उसके पास, या 78% बचा उसके पास। 78% बचा, वो सॉरी बचा नहीं, खर्च हो गया। बचा कितना उसके पास, 18% बचा। खर्च ये हुआ था और ये हुआ था। एक तो 24 और 38 कितना हुआ तुम्हारा, 24 और 38,000 कितना हुआ, तो इसको दे दूंगा 40 हो जाएगा, और 12 वो बच जाए, 22 वो बच जाएगा। तो क्या तुम्हारा 62,000 तो ये हो गया। 62,400 और 400, 62,800, और 60 60 120, 60 60 120, 62,920, 62,920 इंटू 8, सॉरी 8 और जोड़ दूंगा तो 62,928 हो जाएगा। तो 62,928 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्या यहाँ तक क्लियर है। जब यहाँ तक हमने कर लिया, इंटू क्या कह रहा है, आरंभिक धनराशि क्या थी, 100 करूंगा। आरंभिक धनराशि 100 थी, 28 उसने बचा लिया, 28% बचा लिया। सेविंग कितना कर दिया, खर्च कितना कर दिया उसने, 78% कर दिया। दोनों को जोड़ूंगा, दोनों को जोड़ूंगा, या तुम्हारी इनकम आ जाएगी। दोनों को जोड़ूंगा तो इनकम आएगी, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 100% हो जाएगा। ये 100% हो जाएगा। अब इसे काट लेना आप और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। काट के देखना है और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। काटे क्या, तो तेज का 78, 13 5 65, ये 13 से काट के देख ले एक बार। तेज का 78 है 12, 13 3 39, 13 4 52, 52, तो यहाँ पे कितना बचा 10, 13 7 100, 13 7 1, 13 104, 13 104, तो यहाँ पे 5 बचा, 13 104, और 13 4 52, नहीं 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 कट रहा। काट के देखना है और आपको ये कैलकुलेशन खुद को करनी है, ठीक है। ऑप्शन आप मेरे को आंसर में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए की मासिक आय ए है और वह इसका एक्स खर्च करता है। ए उसकी मासिक आय है, एक्स खर्च करता है। अगले माह उसकी आय में 3% की वृद्धि तथा खर्च में D% की बढ़ोतरी होती है, तो नई बचत की धनराशि ज्ञात की। फॉर्मेट बनवाना चाह रहा है, फॉर्मेट बना दीजिए, क्या हो जाएगा। उसकी आय ये है और खर्च क्या है उसका, एक्स है। आय में से खर्च कर दिया, तो अगले माह उसकी आय में कितना वृद्धि होती है, 3% की वृद्धि होती है। ए है अगले माह, तो 3% की वृद्धि होती है, 3% वृद्धि कर दीजिए। 3/100 करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एक क्यों लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे एक क्यों लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे एक इसलिए लगा रहा हूं दोस्त, कि यहाँ पे जो इससे गुणा करके जब भी तो इसमें बढ़ेगा, इससे गुणा करूंगा जब भी तो इसमें बढ़ेगा। तो जब भी इसमें बढ़ेगा तो क्या एक एक से एक रखूंगा, जब भी तो इससे गुणा करके इसमें बढ़ाएंगे हम, तो ये ऐसे हो जाएगा। ए पर ये हो गया तुम्हारा। दूसरा क्या है, खर्च करता है, तो अगली बचत क्या है, बचत करने के लिए क्या, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा तो बचत आ जाएगी तुम्हारी। एक्स है, क्या है, एक्स है। एक्स में क्या बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है, D% बढ़ा रहा है। डी तुम्हारा ये हो जाए, D/100 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है तुम्हारे को इस तरीके का, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। क्या ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। इस फॉर्मेट बनवाना चाह रहा है कि तुम कैसे निकालते हो वो बताइए। इस फॉर्मेट निकलवाना चाह रहा है, फॉर्मेट हमने बना दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ने अपने मासिक वेतन का 25% अपनी माता को दे दिया। शेष वेतन में से उसने 15% भाग किराए अदायगी में खर्च किया,
25% भाग उसने अपने मासिक व्यय के लिए अलग रख दिया। शेष धनराशि को उसने बैंक में जमा कर दिया। बैंक में जमा की गई धनराशि एम सूरी द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि का योग कितना है, 42,000 है। तो उसका मासिक वेतन क्या है? देखिए सूरी थी, सूरी के पास 100% था, 100 में से 25% अपनी माता को दे दिया, 20% माता को दे दिया, तो कितना है यहाँ पे? 100% में से 25% माता को दे दिया, तो माँ को दे दिया, ठीक है? माँ को दे दिया 25%, माँ को दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचा? 75 बचा। कितना बचा दोस्त? 75 बचा। अब कह रहा है, अब क्या कह रही है? वेतन में से उसके पास 15%, उसने 15% भाग किराया अदायगी में और 25% भाग किसमें? मासिक व्यय के लिए अलग रख दिया, यानी मंथली खर्च के लिए उसने अलग रख दिया। 15 और 25 कितना होता है तुम्हारा? 40% होता है। 15 और 25 कितना होता है दोस्त? 40% होता है, तो उसने अलग रख दिया। 75 का मैं 40% निकालूंगा, 75 का 40% निकालिए, 75 का 40% निकालिए, 3 ही हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, 4 से 10 बार हो जाएगा कि 30 हो जाएगा। 75 का 40% उसने निकाल लिया, तो क्या 30 निकल जाएगा? बचेगा कितना तुम्हारे यहाँ पे? 55 बचेगा। बचेगा कितना दोस्त यहाँ पे तुम्हारा? 55 बच जाएगा। ठीक है, सिंपल जैसे कह रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को करते हुए चलिए। 30 जब यहाँ से निकाल, सॉरी 45 बच जाएगा, 55 कैसे बचेगा? 45 बच जाएगा। 40 और 30 70 हो जाता, 5 है तुम्हारा, 45 बच जाएगा यहाँ पे। तो बचा उसके पास जो धनराशि कहाँ जमा करा देती है? वो बैंक में जमा करा देती है। बैंक में जमा की गई धनराशि सूर्य द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि का योग इतना है। बैंक में जमा की गई और माता को दी गई राशि का योग कितना है? माता को 25 दिया था और बैंक में कितना दिया था? 45 दिया था। योग कितना है तुम्हारे यहाँ पे? 60 यानी कि 70 है। कितना है? 70 है। 70 की वैल्यू तुम्हारी 42 है, तो उसकी मासिक वेतन कितनी है? 70 की वैल्यू तुम्हारी 42,000 आ रही है। 70 की वैल्यू 42,000 आ रही है, मासिक वेतन निकालेंगे क्या? 100 से गुणा करेंगे, जीरो से जीरो तुम्हारा ये चला जाएगा। 7 से कितनी बार हो जाएगा दोस्त? 3 बार हो जाएगा, सॉरी 6 7 42 6 बार हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा, 6,000 ये आ रहा है। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे 60,000, 60,000 आ जाएगा क्या? 60,000 ऑप्शन नंबर डी तुम्हारे को यहाँ पे देखने को, 60,000 ऑप्शन नंबर डी तुम्हारे को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हारे को करनी है। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, इजी है, बिल्कुल आप कर सकते हो। ए एम बी की आय का अनुपात 4:7 है। एक की 4 है, बी का तुम्हारा क्या है? 7 है। यदि एक की आय में 50% की वृद्धि, ठीक है, 50% की वृद्धि और बी की आय में 25% की कमी की जाए, तो उसकी आय का नया अनुपात 7:8 हो जाता है। ए की आय में 50% की वृद्धि, 150/100, और बी की आय में 75, कितना? 25% की कमी, या 75 बच जाएगा, बाई 100 यहाँ पे कर दूंगा। अनुपात क्या आ रहा है? 8:7 आ रहा है। अनुपात क्या आ रहा है दोस्तों? 8:7 आ रहा है। एक की आय क्या है? एक की आय क्या है? ए की आय कैसे निकाल सकते हैं भाई? इसमें ए और बी की आय का अनुपात 4 है, ठीक है, 4 मान लिया, बी का 7 है, बी का 7 है। निकाल सकते नहीं है हमें से डाटा, बिल्कुल डाटा, क्योंकि देखिए इसमें है ना, ये ऐसे बोल देता, क्योंकि 4 और 7 को हम क्या मान सकते हैं? तो 4 और 7 को हम ऐसे भी मान सकते हैं, 7 चौक 28 होता है, और 7 7 49 होता है। इसका रेशियो 28 और 49 माने, या इसका रेशियो हम 400 भी मान सकते हैं, और इसका रेशियो हम क्या 700 भी मान सकते हैं। इसको हम प्रायोरिटी दे, ऐसे नहीं दे सकते। यदि यहाँ पे ये ऐसे बोलता कि ए बी से, या फिर बी ए से 3 अधिक है, या बी से ए 3 कम है, ए से अधिक या कम कुछ कहता, तो हम इसे यहाँ पे सोच सकते थे कि हाँ हम इसे हल कर सकते हैं। पर हम यहाँ पे इसको ये मान नहीं सकते कि 4 क्या है और 7 क्या है, क्योंकि अनुपात है 7, 8:7 हो जाता है, ये हो जाता है। तो आई क्या है? आई हम यहाँ पे निकाल ही नहीं सकते दोस्त, आई निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि कमती या अधिक, कम या अधिक करके देता तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, बट इस हिसाब से हम इसकी आई नहीं निकाल सकते। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, हम इसका डाटा निकाल नहीं सकते। ये क्लियर हुआ आपको ये बात? अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका डाटा हम निकाल नहीं सकते कि ए की आई क्या होगी तुम्हारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी प्रति वर्ष अपनी मासिक आय का 20% भाग भविष्य निधि में,
ठीक है, निवेश करती है और 30% भाग किराए अदायगी में व्यय करती है। तो प्रति माह अपनी मासिक आय का 20% और 15% भाग क्रमशः खाद्यान्न एवं यात्रा पर खर्च करती है। तो इन व्ययों के पश्चात बचत के रूप में शेष धनराशि में जमा करती है। तो एक वर्ष में वो बैंक में इतने रुपए जमा कर देती है। तो बचत बचत करती है। तो यदि वो भविष्य निधि में वार्षिक बचत से एक साथ निवेश करती है तो भविष्य निधि में कितना निवेश कर धनराशि था, कितनी निवेश उसकी धनराशि थी, इसको निकालना है। क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो? बिल्कुल कुछ नहीं करना, जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप कर सकते हो। 20% भाग किसमें करती है? भविष्य निधि में। 20% को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/5 लिख सकता हूँ। 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। 20% को 1/5 जब हम लिख सकते हैं तो आगे क्या कह रहा है कि 30% किराए पर व्यय करती है प्रति माह। वो अपने मासिक आय का 20% और 15% भाग खाद्यान्न में एवं यात्रा पर खर्च करती है। यानी कि उसकी इनकम क्या थी? 100% थी। इनकम 100 थी जिसमें से इतना वो खर्च कर दिया। 30, 20 और 15, 50 और 15 कितना हो गया? 65% उसने खर्च कर दिया। बचा उसके पास सेविंग कितनी? सेविंग कितनी बची दोस्तों? यहाँ पे 35% उसके पास सेविंग बची। 35% उसके पास सेविंग बची। 100 में से 65 खर्च कर दिया। 35 उसके पास क्या बची दोस्त? सेविंग बची, जिसको वो क्या कर देती है? बैंक में जमा करा देती है। शेष धनराशि बैंक में जमा कराती है। तो एक वर्ष में वो इतने रुपए बचत करती है। कितने रुपए बचत करती है? इतने रुपए बचत करती है। कितने? एक वर्ष में। यदि वो भविष्य निधि में वार्षिक बचत में से वार्षिक बचत से एक साथ निवेश करती है तो भविष्य निधि में निवेश की गई धनराशि बचत कितनी है? 179760 है। 60 है तो किसके बराबर है? 35 के बराबर है। तो भविष्य निधि में निवेश की गई धनराशि, पहले हम इसका 100% निकाल लेते हैं, वार्षिकली निकाल लेते हैं। 100% पूरी इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या 7 से काट दे? 7 पंजे नहीं, 5 से काटा 7 बार, 5 से काटा 20, 7 से कट जाएगा क्या? 7 दूनी 14। एक बार काट के देख लेते, कटना ही चाहिए। 7 दूनी 14 हो जाएगा। कितना आया यहाँ पे? 3 आया। 7 पंजे 35, सॉरी, हाँ, 7 चौक 7 पंजे 35 हो गया तुम्हारा। तो 4 बचा। ठीक है, तो 7 पंजे 35, 6 7 42। ठीक है, 4 बचा 42। तो 1 मिनट रुकिए यार, दूसरा पेन लेते हैं। देखिए, 7 से काटा मैंने इसे 2 बार। 7 दूनी 14, कितना बचा तुम्हारा? 3। 7 पंजे 35 हुआ तो 4 बचा। 4 बचा, 6 7 42 हो जाता है। कितना बचा तुम्हारे यहाँ पे? 5 बचा, है ना? 5 बता, 7 8 56 होता है। 0 आ गया। ठीक है, कट गया। कट गया तो इसको इससे गुणा कर दीजिए। डबल 0 तुम्हारा है। 8 दूनी 16 हो जाएगा। कैरी 1 हुआ। 6 दूनी 12, एक 13 की 3, कैरी 1। 5 दूनी 10 और एक 11 की 1, कैरी 1। 4 1, क्या 5 1? गुणा करने में तो कहीं गलती नहीं कर रहे हैं हम? देखते हैं एक बार वापस, हो सकता है गुणा करने में गलती हो रही हो। 0, 8 दूनी 16, कैरी 1, 6 दूनी 12 13, कैरी 1, 5 दूनी 10 11, कैरी 1, 4 दूनी। सही हो रहा है, सही हो रहा है। और क्या कह रहा है ये? भविष्य निधि में निवेश की गई धनराशि। भविष्य निधि में निवेश कितनी की थी? एक निवेश की थी। एक निवेश की थी। 5 से और काटेंगे हम इसे। 5 से और काटेंगे तो ये एक बार हो जाएगा, नहीं जा रहा, तो ये 0 लग जाएगा। तो ठीक है, और ये कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। 3 बचा, 7 बार हो जाएगा। और एक बचा, 10 272, 10 272 और 0, 0 तो लगा है नहीं, 0 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 10 2720, 10 2720 तुम्हारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए मेरी बात को, कैसे हम इन क्वेश्चन को कर रहे हैं? कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना सा हम इसको कर दिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन आपको करनी तो है ही, वो तो कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील एवं दीप्ति के मासिक वेतन का अनुपात ये है। कितना है? अनुपात है भाई साहब ये, इसको सही कर लेना। 5:6 है। नील एवं दीप्ति दोनों अपने संगत वेतन का कर्म से 40% और 25% बचत करती है। तो नील अपनी बचत का 5/8 भाग जीवन बीमा में और एवं दीप्ति अपनी बचत का 3/5 भाग जीवन बीमा में निवेश करती है। यदि नील दीप्ति से इतना रुपए 1750 रुपए ज्यादा निवेश करता है तो LIC में नील का मासिक वेतन कितना है? देखिए, एक तुम्हारी है नील, नील है, दूसरी है दीप्ति। इसका कर्मश अनुपात क्या है? 5 है। और यहाँ पे क्या है? 6। 5 है और 6 है। नील एवं दीप्ति दोनों अपने संगत वेतन का कर्म से 40%,
देखिए यहाँ पे क्या मैं 500 और 600 मान लूं, जिससे कि हम रेट ऑफ परसेंट आराम से निकाल देते हैं। इससे भी 100 से गुणा कर रहा हूं मैं, तो इससे भी मेरे को क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा। क्या समझ में आया सेकंड क्वेश्चन हमने कैसे किया था? तो क्या इसका रेशियो अनुपात ऐसे मान सकता हूँ मैं, 100 से गुणा किया, इसका 40% में जब क्या करता हूँ, 40% में 25% बचत करते हैं, इसका 40% निकालूंगा, 2020 हो जाएगा, 4 4 5 20 हो जाएगा, क्या 200 हो जाएगा। इसका 40% क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा। और इसका 25% कितना हो जाएगा, 25% कितना हो जाएगा, 20 से 20 25 की 150 हो जाएगा। तो क्या समझ रहे हो मेरी बात को, 150 ये हो जाएगा और 200 ये हो जाएगा। ये तुम्हारी क्या आ गई, इनकी सेविंग आ गई। इनकी क्या आ गई दोस्तों, सेविंग आ गई। सेविंग आ गई। सेविंग में से भी ये क्या कह रहे हैं कि नील अपनी बचत का 5/8 भाग, कितना, 5/8 भाग, पेन चेंज कर लेते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होगी। 5/8 भाग ये, और ये कितना, 3/5 भाग, 3/5 भाग, ये 0 है, 6 मत कर देना। ये कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, यानी कि 30 × 9 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारे दोस्त, 90 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 8 से काटूंगा, 4 से काटा 100, और ये 2 बार हो जाएगा। 25 से 4 से काटूंगा 2 बार, और 4 से काटूंगा 25 चौक, 25 दोनों 50 हो जाएगा। 2 से काटूंगा 25 हो जाएगा तुम्हारा, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 तुम्हारा ये हो जाएगा। नील दीप्ति से 1750 रुपये ज्यादा निवेश करते हैं। नील किससे, दीप्ति से 1750। तो कितना ज्यादा है यहाँ पे, 35 ज्यादा है क्या, 10 ये बढ़ेगा इधर, 25 ये बढ़ेगा, क्योंकि 35 की वैल्यू 1750 है तुम्हारी। ज्यादा निवेश करता है तो LIC में, किस में निवेश करता है, LIC में। नील का मासिक वेतन बताइए, नील का मासिक वेतन इंटू 50 कर दो, सॉरी 500 कर दो, 500 करूंगा, 5 से काटा 7 बार, 5 से काटा 100, ठीक है। अब 7 से काट दूंगा, इसे कट जाएगा, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजे 35, 5 हुआ 0 हो जाएगा। क्या यहाँ पे 25000, ठीक है, 25,000 आ रहा है, 25000 तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है। क्या इस प्रकार के क्वेश्चन है, क्या आप पूरे क्वेश्चन हल कर सकते हो। जितने क्वेश्चन हो सके उतने मैंने आपको कराए हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना, ये मंथ में है, 5 माह में है, और यहाँ पे ही क्या कर रहा है, ये वार्षिकली भी पूछ रहे हैं क्या, प्रत्येक माह। ये 5 माह का है, यहाँ पे प्रत्येक माह का पूछेगा, तो माह, प्रत्येक माह का करोगे तो 12 से डिवाइड कर देना, और वार्षिकली पूछते हो तो कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन से आराम से हल कर सकते हो। सभी तरीके के क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस कराई है। बाकी जो भी क्वेश्चन है आपको खुद से हल करना है, ठीक है, इतने कुछ ज्यादा नहीं है। अभी कह रहा है, देखो आगे क्वेश्चन बिल्कुल इजी इजी है। मैं खुद चला के हार्ड क्वेश्चन पहले रखा था, इसलिए रखा था क्योंकि उनको मैं पहले करा सकूं। इस प्रकार के क्वेश्चंस रखता ना मैं। देखिए दोस्त, ये कह रही है राधा का आय, राधा अपनी आय का 25% बचाती है, और व्यय में 20% की वृद्धि करती है, और उसकी आय में 29% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितना परसेंट। देखिए राधा की आय 100 माना मैंने, 25% बचाती है, यानी सेविंग 25 कर लिया, तो एक्सपेंडिचर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्या आप इस तरीके से कर सकते हो। 20% क्या करती है, व्यय में वृद्धि करती है, व्यय यानी इसमें 20% वृद्धि करती है। तो देखिए 75 का 20% आप निकालोगे, 20% निकालोगे, जीरो से जीरो तुम्हारा ये चला जाएगा, जीरो से जीरो हो जाएगा, 75 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जीरो चला जाएगा, 15 बढ़ जाएगा, 15 इसमें बढ़ा दोगे, ये 90 हो जाएगा। ये 90 हुआ तुम्हारा। तो अब क्या कह रहा है, आय में 29% की वृद्धि करता है, 29% की यहाँ पे वृद्धि कर दीजिए। बचा क्या, तुम्हारी सेविंग कितनी हो गई यहाँ पे, 90 खर्च हो गया, तो कितना बचा, 39 खर्च हो गई। 39 खर्च हुई है, तो बताइए उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई, पहले 25 थी, अब 39 हो गई, तो कितनी वृद्धि हुई। क्या तुम्हारी यहाँ पे 9 और 5 कितना होता है, 14 की वृद्धि हुई। 25 पे कितनी हुई दोस्तों, 14 की वृद्धि हुई, इंटू 100 आप यहाँ पे करोगे, 4 बार ही हो जाएगा, 14 14 दूना 28, 28 दूना तुम्हारा कितना होता है, 56%। क्या 56% की वृद्धि हो जाएगी तुम्हारे यहाँ। इतना कुछ सोचना ही नहीं है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आगे आपको खुद को करने हैं, ठीक है। देखिए ये सब इजी क्वेश्चन है और खुद को करने हैं। तो मैं खुद चला के इजी क्वेश्चन पहले नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन थे वो मैं आपको करा सकूं, इस वजह से मैंने पहले इनको नहीं रखा, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है सबको। तो एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी मेरे को, कि जो होली आ रही है और धुलंडी आ रही है, जैसे कि आज की होली हमारी,
और एक दिन छोड़ के फिर धुलंडी आ रही है, तो हमारा 2 दिन का अवकाश रहेगा कल का, और उससे नेक्स्ट डे का हमारा अवकाश रहेगा। बाकी उससे अगले कंटिन्यू हमारी क्लास होगी। हो सकता है धुलंडी के बाद भी हमारा अवकाश रह जाए एक दिन का, फिर कंटिन्यू हमारा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चल रहा था वैसे एज इट इज क्लासेस चलेगी। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।